आज 5,000 ज्यादा लोग ट्रेनिंग लेकर के जा चुके हैं, और उन 5,000 लोगों को ट्रेन करने के बाद, सिखाने के बाद भी मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूं, मैं एक राजनीति का विद्यार्थी हूं, एक अच्छा विद्यार्थी बनने की कोशिश कर रहा हूं। और क्यों कहता हूं मैं ऐसा? क्योंकि मेरे गुरु, हम सबके गुरु, आप सबके गुरु आचार्य चाणक्य कहते हैं, राजनीति में केवल विद्यार्थी ही होते हैं। यदि कोई कहे मैं राजनीति का महारथी हूं, तो समझ लेना उसकी राजनीतिक समझ अभी कम है। अफसोस की बात, हमारे चौक पर, चौराहों पर, गली में, मोहल्ले में लोग राजनीति के महारथी बैठे होते हैं, राजनीति पर चर्चा कर रहे होते हैं। असल में पता है समस्या क्या है? वो राजनीति के महारथी नहीं है, वो राजनीति के शिकार व्यक्ति हैं। और आपको राजनीति के शिकार और राजनीति के महारथी के अंतर को बताने की मैं कोशिश कर रहा हूं। मेरे पास कितना समय मुझे नहीं मालूम, कितनी देर में बोल सकता हूं? है? अच्छा, चलिए, जब तक आप मुझे झेल पाए, जब लगे कि हाँ मैं आपको बोर कर रहा हूं या कुछ ऐसा नहीं दे पा रहा जो आपके काम का है, तो आप इशारा कर देना, मैं बैठ जाऊं। वैसे मैं जिस तेवर के लिए पूरे देश में मशहूर भी हूं, बदनाम भी हूं, उसका कुछ फ्लेवर आज देने की कोशिश करूंगा। इससे पहले कि मैं विषय पर आऊं, विशाल ने जब मुझे कहा कि इस दौरे पर आना है झारखंड में, क्योंकि उसको झारखंड की जिम्मेदारी भी मिली हुई है, जैसे कर्जा मुक्ति अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव जी हैं, ऐसे प्रदेश की जिम्मेदारी विशाल जी को मिली हुई है। और आज उनके नेतृत्व में झारखंड की सभी 14 लोकसभा पर बूथ स्तर पर भी टीम बनाई जा चुकी है। लगभग 35,000 लोगों को विशाल अपने साथ जोड़ चुके हैं, और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हमारे समाज में, हमारे बीच में हमारा अपना एक बच्चा हो, डाउन टू अर्थ हो, जो ये बताए ना कि मैं क्या कर रहा हूं, क्योंकि उसने अपनी उस हार से सीखा। और जब ये मेरे पास आया, या बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, कहते हैं साहब मैं चुनाव हार गया, मैं फेल हो गया, तो मैं उन्हें कहता हूं कि इससे सीख हासिल करो। क्यों हारे तुम? गलतियां कहां रही, कमियां क्या हुई, तो हर कोई बताएगा कि इस पर विचार करो। मैं इससे आगे की बात करता हूं, तुम इस स्तर पर हार गए, शायद ये तुम्हारा स्तर नहीं था। जैसे अगर शेर से हल चलवाओगे तो शेर हल नहीं चला पाएगा। वो किसान मूर्ख कहलाएगा जो शेर से हल चलवाए। शेर का काम हल चलाने का नहीं है, हल चलाने का काम बैल का है, शेर का काम शिकार करने का है। और राजनीति में एक गलत परसेप्शन, एक बड़ा गलत परसेप्शन क्या बना दिया गया? अगर कोई कहे मैं विधायक बनना चाहता हूं, मंत्री बनना चाहता हूं, सांसद बनना चाहता हूं, तो उसे कहते हैं पहले पार्षद तो बन जा, पहले ग्राम प्रधान तो बन के दिखा, है पहले मेयर तो बन जा, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की बात बाद में करना, सांसद विधायक बाद में बनना, पहले निचले स्तर पर चुनाव लड़ ले। अब होगा क्या? उदाहरण भी ऐसे देते हैं, पहले 10वीं करोगे, फिर 12वीं करोगे, फिर ग्रेजुएशन करोगे, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करोगे ना। लोगों को समझ में आती है बात? हाँ, लेकिन समस्या क्या है, राजनीति ऐसे नहीं है कि पहले 10th करें, फिर 12th करें, फिर ग्रेजुएशन करें। राजनीति क्या है? राजनीति में अलग अलग जाने के अलग अलग मार्ग हैं। मानो यहां से, जहां भी हम हैं, यहां से आपको रांची जाना है तो अलग रास्ता पकड़ना पड़ेगा। अच्छा, रांची के अपोजिट जाना है तो अलग रास्ता पकड़ना पड़ेगा। अब आपको बोले नहीं, कहीं भी जाना हो रांची होके जाए, पहले 10th करो, फिर 12th करो, फिर ग्रेजुएशन करो, तो आपको कोई मूर्खता है। वो 10th 12th समझ में आता है, रास्ते के लिए समझ में नहीं आता। रास्ते में जो जगह पड़ेगी उस पर तो होकर जाया जा सकता है, लेकिन हर जगह जाने के लिए झारखंड में रांची ही होकर जाया जाए, ये तो सही नहीं है, तो सच नहीं। राजनीति भी ऐसी है, सांसद बनने का मार्ग अलग है, विधायक बनने का रास्ता अलग है, मेयर बनने का रास्ता अलग है, पार्षद बनने का रास्ता अलग है। आपको चुनना होता है कि आप किस मार्ग पर जाना चाहते हैं। ये कौन बताएगा? जो राजनीति में है उन्हें पता है, वो बताते नहीं। जो सफल है,
अच्छा, जो फेल हो गया उसे तो रास्ते पता ही नहीं, तभी तो फेल हो रहा है। और आज के बाद अगर कोई तुम्हें भी कहे कि पहले पार्षद बनो, फिर विधायक बनो, फिर सांसद बनो, तो उससे पूछना ऐसे कितने सांसद देश में हैं जो पहले पार्षद थे और फिर सांसद बने, और ऐसे कितने सांसद हैं जो बिना पार्षद बने सांसद बने। आपको बताओ सच्चाई, 80% से ज्यादा सांसद ऐसे हैं जो कभी पार्षद नहीं बने। 80% से ज्यादा। भैया डिस्टर्ब कर रहा है साउंड। बिना इसके बोलूं तो आवाज आ रही है क्लियर? सुन पा रहे हैं आप लोग मुझे? बढ़िया, मैं रहने दे, ये वाला माइक काम कर रहा है ना, ठीक है जी? आ जाएगा, कर लो भाई, करके देख लो। हाँ, थोड़ा सा बेस कम कर दो, वॉल्यूम भी कम ही कर दो। मेरा ठीक है वॉल्यूम आज। हाँ अभी ठीक है, बस छोड़ दो। राजनीति में जब भी कोई तुम्हें कहे सांसद बनने के लिए कहो, विधायक बनने के लिए कहो, और वो तुम्हें कहने लगे कि पहले ग्राम प्रधान बनो, पहले पार्षद बनो, तो उनसे पूछ लेना कितने विधायक ऐसे हैं जो ग्राम प्रधान भी बने और विधायक भी बने, और कितने विधायक ऐसे हैं जो कभी ग्राम प्रधान नहीं बने और विधायक बन गए। 90% से ज्यादा विधायक कभी ग्राम प्रधान नहीं बने और वो विधायक बने। फिर तुम्हें क्यों कहा जा रहा है पहले तुम नीचे का चुनाव लड़ो? कारण को समझना, बीमारी समझ में आ जाएगी तो इलाज करना आसान है। जैसे बुखार क्या है? बुखार बीमारी नहीं है, बुखार ये दिखाता है कि कोई बीमारी है अंदर। बुखार सिम्टम है, बीमारी नहीं है। असली बीमारी क्या है? शरीर में कुछ गड़बड़ चल रही है इसलिए बुखार हुआ। हमने क्या करा, मेडिकल स्टोर से लाके दवाई खा ली, बीमारी ठीक नहीं करी, बुखार ठीक कर दिया। अब शरीर ने बताना बंद कर दिया अंदर बीमारी है, और वो बीमारी बड़ी होती होते होते सड़ जाएगा शरीर। यही कर रहे हैं हम लोग, जड़ पर नहीं जा रहे। राजनीति की जड़ क्या है? जड़ पर समझो। क्यों कहा जा रहा है कि तुम पहले पार्षद बनो, पहले ग्राम प्रधान बनो, पहले निचले स्तर का चुनाव लड़ो, फिर बड़ा लड़ना? इसलिए कहा जा रहा है कि निचले स्तर का चुनाव मुश्किल होता है, और जितना ऊपर चढ़ते जाते हो चुनाव आसान होता चला जाता है। अपने अनुभव से बता रहा हूं, 17-18 साल के अनुभव से। ग्राम प्रधान बनना मुश्किल है, सांसद बनना आसान है, ये बात लिख लेना इस बात। लेकिन तुम्हें तो उल्टा बताया जाएगा। और दूसरा कारण क्या है उल्टा बताने का? मानो तुम्हारी काबिलियत है राष्ट्रीय स्तर की, और तुम राष्ट्रीय स्तर पे पहुंच सकते हो, काम कर सकते हो, तो पूरी पूरी संभावना है तुम जिला स्तर पर फेल हो जाओगे, क्योंकि तुम्हारी सारी रणनीतियां राष्ट्रीय स्तर पर होंगी, जिला स्तर पर वो रिजल्ट नहीं देंगी। अब तुम्हें कह दिया जिला स्तर पे काम करो, है सांसद लेवल का तुम्हारा लेवल है, मानसिक स्तर सांसद लेवल का है, रणनीति सांसद स्तर की बना सकते हो, लेकिन तुम्हें क्या कह दिया? पार्षद स्तर का चुनाव लड़ो। हार गए, हार ही जाना था, वो तुम्हारा फील्ड नहीं था। यहां जो व्यापारी है, इसको और आसान तरीके से समझाता हूं और अच्छी तरह दिमाग में बैठेगी बात। जो व्यापारी 10, 20, 50 करोड़ का व्यापार करता है, उसको बोलो 10-20 हजार वाला व्यापार कर, वो फेल ही होगा। उसमें बना ही नहीं पाएगा रणनीति, उसके दिमाग में आता ही नहीं है। मुकेश अंबानी जो हजारों करोड़ का व्यापार करता है, उसको बोलो 2 करोड़ का कोई प्रोजेक्ट बना देगा? क्या पागल हो गया? 2 करोड़ रुपए तो यार बिजली का बिल जाता है, 2 करोड़ रुपए बिजली का बिल जाता है सालाना। हाँ, उसके घर का देखा, 2 करोड़ में कोई प्रोजेक्ट नहीं बनता। अच्छा, जितने बैठे हैं इनको बोलो 2 करोड़ का प्रोजेक्ट बनाओ, 10-10 प्रोजेक्ट बना लेंगे। क्यों? रेंज वही है। समस्या कहां है? समस्या यहां रेंज की है, और आपकी काबिलियत की रेंज की है। लोग बिना आपकी काबिलियत देखे आपको मैदान में उतार देते हैं, और हम भी उतर जाते हैं। क्यों? बड़े कह रहे हैं तो ठीक ही कह रहे होंगे। ठीक है, बड़े कह रहे हैं, अच्छी बात है, अनुभव होता है उनके पास, मैं ऐसा नहीं कहता अनुभव नहीं होता, लेकिन उम्र से ही अनुभव आ जाए ये भी जरूरी नहीं है। हाँ, आपने वो उम्र कहां गुजारी ये भी मैटर करता है। मानो एक व्यक्ति अपना 60 साल का जीवन
सोकर गुजार दे या झुमरी तलैया में ही रहकर गुजार दे, इससे बाहर निकले ही ना, तो उसके लिए तो दुनिया वही है जो झुमरी तलैया है, इसके बाहर उसके लिए कोई दुनिया नहीं है। फिर वो कैसे अनुभव दे पाएगा तुम्हें कि अमेरिका में क्या चल रहा है, यूरोप में क्या चल रहा है, एशिया के अलग अलग देशों में क्या चल रहा है, दुनिया में किन देशों में क्या टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, क्या बदलाव होने वाला है, वो नहीं बता पाएगा। और उससे जब तुम बताओगे वो तुम्हें मूर्ख कहेगा। जैसे मैं तुम्हें बताऊं, इस हॉल की ज्यादातर टेक्नोलॉजी अगले 10 वर्ष में समाप्त होने जा रही है दुनिया से। ये मोबाइल फोन, जिसके पास स्मार्टफोन होगा वो आउटडेटेड कहलाएगा, क्योंकि अब ऐसे फोन आ गए जो हाथ पे लेने की जरूरत नहीं है, कहीं पर भी स्क्रीन हाथ लगाओ वहीं स्क्रीन पैदा हो जाती है। डिजिटल स्क्रीन आ गई है, आपको कैरी करने की जरूरत नहीं है। तो जो फोन कैरी करेगा उसे आउटडेटेड बोला जाएगा। जैसे एक जमाना था कि सोशल मीडिया पे वो लोग बैठते थे जो खाली थे, और आज जो सोशल मीडिया पर नहीं है वो कहीं नहीं है। आज मेरे 1.5 मिलियन फॉलोअर हैं फेसबुक पर। दुनिया के 50 देशों में मुझे सुना जाता है, ऐसे ऐसे देशों में जहां मैं गया भी नहीं। क्यों सुना जाता है? क्योंकि मैं सोशल मीडिया पर अवेलेबल हूं। कुछ भी सर्च करना हो, राजनीति के बारे में कुछ भी सर्च करना हो, आप गूगल पे सर्च करो राजनीति की परिभाषा, सबसे पहले मेरी वीडियो आएगी। आप सर्च करो राजनीति का विज्ञान, राजनीति के नियम, चुनाव कैसे जीते, चुनाव की रणनीति, लहर कैसे बनाए, उम्मीदवार चुनाव क्यों हारते हैं, चुनाव जीतने के लिए क्या करना पड़ता है, फंड कहां से आएगा, रणनीति कैसे बनाई जाती है, मैन टू मैन मार्किंग क्या होती है, विधायक कैसे बने, सांसद कैसे बने, निगम पार्षद का चुनाव कैसे जीते, मेयर कैसे बने, नंबर 1 पे मेरी वीडियो आएगी। ऐसा नहीं और कोई नहीं बताता, बहुत लोग बताते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मुझे ढूंढा जाता है। क्यों? क्योंकि मैंने 10 साल पहले ये बात जान ली थी कि आने वाला जमाना डिजिटल का होगा, तो मुझे सोशल मीडिया पर आ जाना चाहिए। और उसी का कारण है कि आज मैं रांची में सुबह जब मिला लोगों से, रांची में दूसरी बार आया हूं मैं। इससे पहले मैं आया था 2018 या 19 में आया था, जब तुम लोगों ने विधानसभा में आया था, झारखंड विधानसभा पुराने भवन में मेरा लेक्चर था, जहां इन लोगों ने सेशन अटेंड किया था। 2018 के बाद अब आया हूं, और रांची में सुबह 100 से ज्यादा लोग आए थे मुझसे मिलने। उसके बाद यहाँ कल कार्यक्रम होने वाला है, यहाँ तो पहली बार ही आया हूँ, कल देखना 100 से ज्यादा लोग आने वाले हैं मुझे सुनने के लिए। कैसे आ रहे हैं? फेसबुक से देखा, यूट्यूब से देखा, पहुंच गए। क्यों? पहले वो फेसबुक यूट्यूब पर पहुंचे या मैं पहुंचा? पहले मैं पहुंचा, मैंने वीडियो डाली, मैंने गाइड किया, उन्होंने लगा यार एक अच्छा आदमी है, गाइड करता है, ये हमारे शहर में आ रहा है, मिलने चलते हैं। आपके साथ भी हो सकता है, आप भी ऐसे ही पहुंच सकते हो। तो क्या करना है? समस्याओं पे बात नहीं करूंगा, समाधान भी देकर जाऊंगा। अपने आप को अपडेट और अपग्रेड करो, दोनों चीजें करनी है। अपडेट करना है, मोबाइल में आता है ना नया कि भाई एप्लीकेशन को अपडेट कर दो। क्यों अपडेट कर दो? नया फीचर ऐड हो गया। अच्छा, अपनी एप्लीकेशन कब अपडेट करिए भैया? तुम्हारा नया वाला वर्जन कहां है? तुम तो और ज्यादा पुराने 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 और पुराने होते जा रहे हो समय के साथ। फिर कहते हो नए वाले आकर के हमें बीट कर देते हैं। करेंगे भाई, अगर आप अपने आप को अपडेट और अपग्रेड नहीं करोगे तो कोई नया अपडेटेड वर्जन आएगा और वो आपको मार्केट से उखाड़ देगा। और चाहे वो कोई सा भी फील्ड हो, चाहे राजनीति हो या व्यापार हो, फर्क नहीं पड़ता। अगर आप व्यापार में नई रणनीतियां नहीं लाओगे तो कोई नया वाला आएगा और आकर के MBA चाय वाले के नाम से चाय बेच करके करोड़ों रुपए कमा जाएगा, और यहाँ बगल में चाय वाला बैठा हुआ 20 साल से चाय बेच रहा है बेचारा, उसने कभी 1 करोड़ भी नहीं देखे क्या होते हैं। अपने आप को अपडेट करना है, अपग्रेड करना है। अपग्रेड कैसे करना है? हर साल जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ रही है, उस उम्र के साथ साथ हम में कुछ पॉजिटिव बदलाव आने चाहिए, जिसे आप अनुभव भी कह सकते हो, आपका नया सीखना भी कह सकते हो, नई जानकारी कह सकते हो। हर साल अपने नए वर्जन में आओ। मैं हर साल, आज की डेट में भी 40 से 50 किताबें पढ़ता हूं हर साल, व्यापार पर, राजनीति पर, साइकोलॉजी पर, अलग अलग मुद्दों पर, हर साल। और मुझे नहीं पता यहाँ कितने लोग बैठे हैं जिन्होंने पिछले 1 साल में एक भी किताब पढ़ी हो। तो
कई लोग तो कहेंगे स्कूल कॉलेज के बाद पढ़ाई तो छोड़ दी, फिर क्या पढ़ना था। अमीर बड़े सफल लोगों और फेल होने वाले गरीब लोगों में एक बड़ा अंतर ये है, अमीर लोग अपने आप को अपग्रेड करते रहते हैं, और फेल होने वाले लोग अपने आप को अपग्रेड करना भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं, वो पीछे रह जाते हैं। इसको अपनी आदत का हिस्सा बनाओ। और कितनी देर लगती है? क्या 10 मिनट नहीं है हमारे पास? अगर सही एवरेज स्पीड से पढ़ा जाए तो 1 मिनट में एक पेज पढ़ा जा सकता है, जिसमें कम से कम 20-30 लाइनें हों, और 10 मिनट में 10 पेज पढ़े जा सकते हैं। और एक किताब जिसमें 300 पेज हो तो आराम से 30 दिन में यानी 1 महीने में खत्म हो सकती है। यानी 1 साल में 12 किताबें आराम से पढ़ी जा सकती हैं। और अपने दिल पर हाथ रख लेना कि किसने 10 मिनट भी अपने लिए नहीं निकाले, और अगर तुम नहीं निकालोगे तो कल कोई और जो कहीं बैठकर अपने लिए 10 मिनट निकाल रहा होगा, अगले साल वो तुमसे आगे निकलेगा। सिर्फ 10 मिनट में ये फर्क है। सोचो 1 घंटा लगा दिया तो सोचो अगर अपना पूरा दिन ही लगा दिया अपने आप को अपग्रेड करने में तो। अभी मैं बता रहा था अरुण जी को अंदर बैठ करके, सुबह 2 बजे सोए, रात को हम लोग एक कार्यक्रम में थे, वहां से पहुंचे थे, सुबह 4 बजे उठ गया क्योंकि सुबह फ्लाइट पकड़नी थी। अभी 2 कार्यक्रम करके आऊं, रांची में कार्यक्रम किया, उससे पहले हमने बरी में कार्यक्रम किया, अभी यहाँ कार्यक्रम कर रहे हैं। क्या मैं थका हुआ लग रहा हूं तुम्हें? नहीं लग रहा हूं तो बता सकते हो, थका हुआ लग रहा हूं क्या? और मैं अगले 2 घंटे भी ऐसे ही बोल सकता हूं, इतनी एनर्जी के साथ। और खाने में क्या खाया वो भी ये देख लेंगे साथी, बहुत कम खाना खाते हैं, मैं तो डिनर करता ही नहीं। और ये भी मेरी एनर्जी का एक राज है। और वो भी शरीर को कैसे ठीक रखना है उस पर भी कभी बात करेंगे। आज मैं राजनीति या सिस्टम को कैसे ठीक करना है, व्यापार और राजनीति, इन 2 पे बात करना चाहता हूं, फिर शरीर पर भी बात कर लेंगे कि आखिर एनर्जी का राज क्या है। ऐसा क्यों है कि कई लोग 2 घंटे 4 घंटे काम करके थक जाते हैं, और कुछ लोग 12 14 16 18 घंटे काम करते हैं, उन्हें थकान महसूस नहीं होती। कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण क्या है? एक कारण बता देता हूं। अगर तुम्हें अपने सपने से प्यार है, अगर तुम वही कर रहे हो जिस काम के लिए तुम बने हो, तो यकीन मानिए थकान दूर दूर तक हो ही नहीं सकती है। जो भगवान बुद्ध ने कहा इंसान का जन्म 2 बार होता है, सब 2 बार होता है इंसान का जन्म। आप कहेंगे नहीं एक ही बार होता, नहीं 2 बार होता है। उन्होंने कहा और उन्होंने दुनिया को सिखाया कि हम सब 2 बार पैदा होते हैं, 2 जन्म होते हैं हमारे। कौन से 2 जन्म? भाई थोड़ी देर के लिए फोन बंद कर लो, कुछ इंपॉर्टेंट कॉल यहां से आ जाएगी, शायद कुछ ऐसा दे जाऊं कि तुम याद रखो, तुम्हारा परिवार याद रखे कि आज कहां गया था ये आदमी, ये तो बदल गया। और अगर ये हो गया चमत्कार तो सच में मेरा यहां आना, विशाल का मुझे बुलाना, ये सब सफल हो जाएगा। वरना तो बहुत लोग आएंगे जग में हंसने हंसाने वाले, हम तो हैं सच को सच बताने वाले। तो हंसने हंसाने वाले तो आते रहते हैं, कार्यक्रम होते रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसा ले जाओ जो सच बता जाए, जो चेहरे पर मुंह पर सच बोल जाए। अगर तुम्हें अपने सपने से प्यार होगा तो तुम वो कर रहे होगे जिसके लिए तुम बने हो, तो तुम्हें थकान नहीं होगी। और कैसे पता चलेगा तुम वो कर रहे हो जिसके लिए तुम बने हो? उसके लिए भगवान बुद्ध की बात याद रखना, व्यक्ति का जन्म 2 बार होता है। एक बार तब जब वो मां के पेट से दुनिया में आता है। हम सभी उसी प्रोसेस से आए हैं दुनिया में। पहला जन्म हो गया मां के पेट से दुनिया में आना। दूसरा जन्म कब होता है? जिस दिन ये पता चलता है कि मैं दुनिया में क्यों आया। अफसोस की बात 90% 95% लोगों का केवल एक ही जन्म होता है, मां के पेट से दुनिया में आना। दूसरा जन्म हो ही नहीं पाता, उसे पूरे जीवन भर पता नहीं चल पाता वो दुनिया में क्यों आया। और अगर आज की रात को ऐतिहासिक रात बनाना चाहते हो, आज के दिन को ऐतिहासिक दिन बनाना चाहते हो, आज की रात मेरी एक बात मान लेना, सोने से पहले अपने आप से सवाल कर लेना, बस एक सवाल कर लेना, मैं दुनिया में क्यों आया? मेरा जन्म क्यों हुआ? उस परमपिता परमात्मा ने, उस खुदा, उस भगवान, उस वाहिगुरु, उस अल्लाह, जिस भी देवी देवता को तुम मानते हो, उसने मुझे इंसान के रूप में क्यों भेजा? वो चाहता तो मुझे जानवर भी तो बना सकता था, उसने मुझे इंसान बना करके भेजा।
इसलिए तो नहीं भेजा होगा कि मैं जानवर वाला जीवन जीऊं, है पैदा हो जाऊं, खाऊं पीऊं, बड़ा हो जाऊं, पढ़ाई लिखाई कर लूं, विवाह कर लूं, बच्चे पैदा कर लूं, फिर मर जाऊं। ये सारे काम तो वो है जो जानवर भी करते हैं। जानवर भी पैदा होते हैं, जानवर भी रोज खाना खाते हैं, जानवर भी रोज बड़े होते हैं, जानवर भी बच्चे पैदा करते हैं। ये और बात है, विवाह नहीं करते लेकिन बच्चे तो पैदा करते हैं। जानवर अपने बच्चों को सिखाते भी हैं। एक चिड़िया का घोंसला बनाने का प्रोसेस अगर देख लोगे ना, हम में से बहुत सारे हाथ से भी ड्राइंग नहीं कर सकते जैसा चिड़िया अपने बच्चे को चोंच से घोंसला बनाना सिखाती है। बच्चे पैदा करते हैं, बच्चों को सिखाते हैं, बच्चों के लिए खाना इकट्ठा करते हैं, रोजी रोटी करते हैं और फिर मर जाते हैं, दुनिया छोड़कर चले जाते हैं। अगर उस परमपिता परमात्मा ने, उस खुदा, उस भगवान, उस वाहिगुरु, उस अल्लाह ने हमें इसी तरह का जीवन जीने के लिए भेजा होता तो वो जानवर बनाकर भेज देता। उसने इंसान बनाकर भेजा और वो गलती नहीं करता, क्यों भेजा मुझे इंसान बनाकर? बस इस क्यों का जवाब जिस दिन मिल गया, उस दिन इस हॉल में बैठा हर आदमी, हर औरत, हर व्यक्ति इतिहास रचने में समर्थ। मुझे आज से 17 साल पहले वो मिल गया, मेरा दूसरा जन्म हो गया 17 साल पहले। कि मेरा जन्म राजनीति का सुधार करने के लिए हुआ है, एक बड़ा परिवर्तन करने के लिए हुआ है। वो जन्म कैसे होता है, क्यों होता है, वो प्रक्रिया अलग है, उस पर मैं बात नहीं करूंगा। लेकिन मैं कुछ देना चाहता हूं तो ब्रीफ में जल्दी जल्दी कुछ बातें देना चाहता हूं। दूसरी बात, ये बात सही है कि राजनीति मुश्किल है, जैसा विशाल जी ने भी कहा। मैंने किताब लिखी राजनीति पर, राजनेता बनना बच्चों का खेल नहीं है, और सच में नहीं है। और उसका जो शीर्षक भी लिखा बिल्कुल यही लाइन है, आप डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, साइंटिस्ट बनिए, पायलट बनिए, टीचर बनिए, राजनेता मत बनिए। अपना घर फूंक कर तमाशा देखने का क्षेत्र है राजनीति। अब दो बातें विरोधाभासी हो रही हैं। एक तरफ मैं कहता हूं राजनीति में आओ, और एक तरफ मैं कह रहा हूं राजनेता बनना बच्चों का खेल नहीं है। तो मुझसे एक बड़ी सभा में, बेंगलोर में मीटिंग थी, 500 से ज्यादा लोग आए थे। उन्होंने कहा सर एक बात बताइए, एक तरफ कहते हैं राजनेता बनना बच्चों का खेल नहीं है और दूसरी तरफ कहते हैं राजनीति में आओ, ये दोनों तो विरोधाभासी बातें हैं। मैंने नहीं, विरोधाभासी नहीं, बात को कहने के ढंग अलग है, बात एक ही है। कहते कैसे? मैंने कहा मैं ये कहना चाहता हूं कि राजनीति में तुम आओ, लेकिन दिमाग में ये डाल कर आना, राजनेता बनना बच्चों का खेल नहीं है। अपना घर ढूंढना पड़ेगा साहब, और पढ़ना वो किताब यूट्यूब पर भी मिल जाएगी, इंटरनेट पर मिल जाएगी, मेरी वेबसाइट पर मिल जाएगी, ऑडियो बुक में मिल जाएगी, हार्ड कॉपी मिल जाएगी। पढ़ना, उसको सुनना, उसमें पता चलेगा कि राजनेता आम इंसानों से कितना अलग है। और क्यों कहता हूं कि राजनीति में आओ या आना पड़ेगा? हर युग का एक युग धर्म होता है। पिछले युग का युग धर्म था धर्म की रक्षा करना, और इसलिए भगवान श्री कृष्ण आए थे उस धर्म में, धर्म की रक्षा करने के लिए उस युग में, क्योंकि उस युग में धर्म को हानि हो रही थी। उस युग का युग धर्म की रक्षा करना था। इस युग का युग धर्म राजनीति है। अगर आप राजनीति को सुधार देंगे, यकीन मानिए सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, क्योंकि समस्या राजनीति है और समाधान भी राजनीति से ही निकलेगा। हर समस्या, जो भी आज समाज में समस्या देख रहे हो, चाहे वो व्यापार का कम होना हो, बेरोजगारी हो, अच्छी शिक्षा का ना होना हो, संस्कारों की कमी होना हो, इन सब के पीछे कहीं ना कहीं राजनीति जिम्मेदार है। अब आप कहें कैसे? 2-3 उदाहरण देता हूं। अगर सब पढ़ लिख गए तो तुम धर्म जाति के आधार पर बंटोगे? धर्म जाति के आधार पर भेदभाव करोगे? नहीं करोगे। तो लोगों को अनपढ़ रखा जाए ताकि इनको धर्म और जाति के नाम पर लड़वाते रखा जाए, अपनी रोटियां सेकते रहें। और मैं किसी नेता या किसी पार्टी के लिए बात कर रहा हूं, सभी का काम है। राजनीति का फील्ड ऐसा हो गया कि जब जिसको जितना मौका मिला उसने जनता को पीछे कर दिया। और ये फेलियर है, ये अचीवमेंट नहीं है कि आज हमारे देश के प्रधानमंत्री को देश के आजाद होने के 70 साल बाद ये कहना पड़े कि हम 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं।
ये अचीवमेंट नहीं है, ये फेलियर है। 70 साल का फेलियर है। और उसमें आपने भी हाथ धो लिए, 10 साल आपके भी हैं। 80 साल में हम लोगों को इतने भी आत्मनिर्भर नहीं बना पाए कि वो अपने राशन के लिए तो कम से कम सरकार पर निर्भर ना रहे। और 5 किलो राशन कितने का? 200 रुपए, 400 रुपए का। क्योंकि हमने शिक्षा सही नहीं दी, हमने अच्छे स्कूल कॉलेज नहीं बनाए, हमारे बच्चे जाएंगे कहां? और क्योंकि कम स्कूल कॉलेज होंगे तो अमीरों के बच्चे तो पढ़ जाएंगे, गरीब का बच्चा नहीं पढ़ेगा और फिर वो वहीं वहीं लगा देगा। जब धर्म और जाति के नाम पर दंगे होते हैं, मंदिर मस्जिद के नाम पर दंगे होते हैं, आपने किसी एमएनसी कंपनी में 1 करोड़ रुपए सैलरी वाले बंदे को जाते नहीं देखा होगा दंगों में, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। और वो नेता जो तुम्हें कहते हैं तुम्हारा धर्म खतरे में है, मैं बता देना चाहता हूं, जब कोई राजनेता कहे तुम्हारा धर्म खतरे में है, समझ लेना तुम्हारा धर्म नहीं, उसकी कुर्सी खतरे में है। बात कुर्सी की कर रहा है, धर्म की नहीं कर रहा। हाँ, बोल नहीं सकता मेरी कुर्सी खतरे में, तो क्या बोलेगा? तुम्हारा धर्म खतरे में है, ताकि तुम अपना ध्यान धर्म पर लगाओ, मेरी कुर्सी के खतरे को भूल जाओ। और कई राजनेता तो इतने शातिर हैं, वो सत्ता में आते ही तुम्हारे धर्म को खतरे में डाल देते हैं, ताकि तुम धर्म के खतरे में उलझे रहो और उनकी सत्ता मलाई चलती रहे। तुम अपना धर्म निभाओ, वो अपना धर्म निभाओ। बाद में 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद आने वाली पीढ़ी बोलेगी ये हुआ क्या हमारे साथ? ये धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर हमें बांट दिया गया, उस नेता को कुर्सी मिल गई, वो नेता सत्ता में चला गया, हमारा क्या हुआ? लेकिन जब आंख खुलेगी तब बहुत लेट हो जाओगे। और किसी एक पार्टी, एक नेता की नहीं, हर नेता की, जब भी कोई नेता कहे कि तुम्हारा धर्म खतरे में है, समझ लेना बात धर्म की नहीं है, बात कुर्सी की है, धर्म की कोई बात नहीं। और सीधी सी बात भी है, अगर नेता धर्म की बात कर रहा है तो उसे किसी मंदिर या मस्जिद का इमाम बना दो, मंदिर का पुरोहित बना दो, उसको बोला अब जाके तू धर्म की रक्षा कर, कुर्सी छोड़ दे। तब वो अपनी असलियत दिखाओ, नहीं कुर्सी कैसे छोड़ दूंगा? अरे भाई तू ही तो कह रहा था धर्म के लिए आओ, तो धर्म का काम करना भाई, मंदिर का पुरोहित बन जा, मस्जिद का इमाम बन जा, फिर उसका असली रंग तुम्हारे सामने आएगा। और एक्सपोज करना पड़ेगा इन नेताओं को, और इसके लिए अच्छे लोगों को जाना पड़ेगा। और जाना कैसे पड़ेगा? पहले कीचड़ में उतरना पड़ेगा साहब। हाँ, कपड़े गंदे होंगे, मेरी व्हाइट शर्ट है, गंदी ना हो जाए, मैं नहीं उतरूंगा, तो मैं नहीं उतरूंगा तो कभी कीचड़ साफ नहीं होगी। समस्या क्या है? देश का एक एक घर, एक एक व्यक्ति चाहता है देश का एक एक बच्चा भगत सिंह बने। पड़ोसी के घर में मेरा तो आईएएस बनेगा, मेरा तो डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, पड़ोसी का इसको भगत सिंह बना दो, मरवा दो इसे। मैंने तय किया अगर इस देश में कोई बच्चा भगत सिंह बनेगा तो सबसे पहले मेरा बेटा बनेगा। और तय करो, सब लोग तय करो कि भगत सिंह बनेगा तो मेरा बेटा बनेगा। मैं लिख कर दे सकता हूं, किसी भगत सिंह को फांसी पर नहीं चढ़ना पड़ेगा। बस संगठित होना पड़ेगा, इकट्ठा होना पड़ेगा, मजबूत बनना पड़ेगा, सही को सही और गलत को गलत कहना पड़ेगा। क्योंकि व्यक्ति मेरे धर्म का है, मेरी जाति का है, मैं उसका विरोध इसलिए ना करूं क्योंकि वो मेरे धर्म जाति का है और वो गलत करता रहे, इसको स्वीकार नहीं किया। अगर गलत करेगा तो चाहे मेरा सगा भाई क्यों ना हो, मैं खुलकर उसका विरोध करूंगा। और सही करेगा तो चाहे मेरे धर्म का है कि नहीं मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं उसका साथ दूंगा। जब ये विचार आएगा तो देश के हर नागरिक में ये भारतीयता का विचार आएगा। मेरा नाम बताया ना, शाहनवाज चौधरी भारतीय। मैंने भारतीयता की मुहिम शुरू करी कि भाई जाति तो सभी लगाते हैं, जाति से बड़ी चीज भारतीयता, सब जोड़ लो। शुरू करा, देखा देखिए आज 10 लाख से ज्यादा लोगों ने अपने नाम के साथ भारतीय लगा दिया। राजीव सिंह कुशवाहा भारतीय, विशाल बदानी भारतीय, और कई लोगों ने तो अपने बच्चों के नाम में, फखरुद्दीन अली अहमद भारतीय। और बताते हैं हम ये क्यों भाई, भारतीय तो है। और कई लोग कहते भारतीय तो हम जन्म से ही है, मतलब जो ये नाम के पीछे लगाते हो शर्मा जी, गुप्ता जी, ये जन्म से नहीं होगा, ये बाद में होगा। कहीं ये भी जन्म से, वो भी हटा दो फिर, क्योंकि कीड़ा अंदर बहुत गहरे से गया हुआ है ना।
तो डबल डोज वैक्सीन लगानी पड़ेगी, सिंगल डोज से काम नहीं चलेगा। लेकिन शुरुआत किससे होगी? मैं दूसरों को कहता रहा हूं आप करिए, मैं ना करूं? नहीं, मैं शुरुआत अपने आप से करूंगा। मैंने शुरू किया और भारतीयता की शपथ दिलाई। शपथ क्या है? मैं किसी भी भारतीय के साथ जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र, लिंग या किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं करूंगा। मैं भारत के संविधान का सम्मान करूंगा और मैं अपनी इच्छा से अपने नाम के साथ भारतीय शब्द लगाऊंगा। कई लोगों को इससे भी प्रॉब्लम है। नहीं साहब, मैं तो जोड़ने की बात कर सकता हूं, मैं तोड़ने की बात नहीं कर सकता। मैं तो तुम्हें सच्चाई बता सकता हूं कि ये राजनेता आएंगे तुम्हारे बीच में और ये जाति धर्म करते रहेंगे। तुमने जैसे ही पलटकर पूछ लिया, जब भी कोई राजनेता धर्म की बात करे तुम बोलो धंधे की बात कर, भाग जाएगा। अब ये तो विरोधी है हमारा। जैसे वो जाति की बात करने लगे, उसको बोले जातिवादी की बात मत कर, हम देख लेंगे, हमने अपने समाज के लिए क्या करना है, तू बता तू क्या करेगा हमारे क्षेत्र के लिए। और जब इस स्तर पर बात करेंगे तो बड़ा बदलाव आएगा, बड़ा परिवर्तन आएगा। और मैं क्यों कहता हूं कि समाज में से अच्छे लोग आने चाहिए? क्योंकि मैं नहीं कहता, आचार्य चाणक्य ने कहा। आचार्य चाणक्य कहते हैं किसी भी समाज को बर्बाद करने में सबसे बड़ा योगदान उस समाज के पढ़े लिखे युवा बुद्धिजीवी वर्ग का होता है। देखो यहाँ पढ़े लिखे भी बैठे, युवा भी बैठे, बुद्धिजीवी बैठे हैं, तो संस्था ही बुद्धिजीवियों की संस्था है भाई। बताया गया उनके बारे में कि बुद्धिजीवी लोग हैं यहाँ पर। किसी भी समाज को बर्बाद करने में सबसे बड़ा योगदान उस समाज के पढ़े लिखे युवा बुद्धिजीवी उस वर्ग का होता है जो ये कहता है मुझे राजनीति से नफरत है, और ऐसा कहकर वो अपने से कम काबिल लोगों को अपने ऊपर राज करने का एक अवसर दे देता है। कितनी मूर्खता है ना। यहां बैठे होंगे ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, वो जाकर के वोट देंगे 12th पास को, ये सोचकर ये मेरे बच्चों का भविष्य सही कर देगा। नहीं कर पाएगा, आगे आना पड़ेगा। अब कई लोग कहेंगे साहब मेरा घर कौन चलाएगा, मेरी जिम्मेदारी कौन देखेगा? हाँ, ये देश भी तो हमारा घर है, कुछ लोगों को तो निकलना पड़ेगा। भगत सिंह भी तो सोच सकते थे ना कि मेरी शादी होने वाली है, मेरे माँ बाप है, कौन संभालेगा? उसने कहा नहीं, मैं जाऊंगा देश के लिए। और जब भगत सिंह फांसी पर चढ़ रहे थे ना, सबने मना किया, भगत सिंह फांसी पर मत चढ़ो, माफी मांग लो। अंग्रेज कहते थे भगत सिंह सिर्फ एक बार ये लिख दे मुझसे गलती हो गई, हम भगत सिंह की फांसी माफ कर देंगे। गांधी जी ने भी कहा, सबने कहा, उनके परिवार के उनके चाचा ने कहा कि भगत सिंह लिख दो, जीवन बच जाएगा। भी बहुत जीवन पड़ा है और तुम्हारी इस फांसी चढ़ने से देश आजाद होने वाला नहीं है। और सोचना उस 23 साल के क्रांतिकारी के मन में क्या चल रहा है। उसने क्या जवाब दिया? नाराज हो गया अपने चाचा जी से, अपने उन सारे लोगों से नाराज हो गया जिन्होंने माफी के लिए कहा। उसने जवाब दिया, मुझे पता है मेरे फांसी चढ़ने से देश आजाद नहीं होगा, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि मेरे इस फांसी चढ़ने के बाद अंग्रेजों को समझ आ जाएगा कि ये इंडियन अलग मिट्टी के बने हैं, ये झुकने वाले नहीं है, ये रुकने वाले नहीं है, ये जान गंवा देंगे, गुलामी स्वीकार नहीं करेंगे। वो भी इंसान थे। और इतिहास रचने के लिए कोई ज्यादा उम्र होनी जरूरी नहीं है साहब। मैंने बताया 23 साल का युवा, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई 17 साल की उम्र है, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, 17 साल की उम्र में भिड़ गई साहब। लोग कहते हैं मेरी उम्र कम है, अरे उम्र कम नहीं है, जितनी हमने गुजार दी इससे आधी उम्र में तो लोग इतिहास रच गए यार। और राजनीति में दो ही विकल्प है आपके पास, सिर्फ दो विकल्प, या तो आप राजनीति का हिस्सा है या आप राजनीति के शिकार हैं। कड़ी भी बात बोली है मैंने, दो ही विकल्प है आपके पास, या तो आप राजनीति का हिस्सा हैं या राजनीति के शिकार हैं। आज घर जाके अपने आप से सवाल कर लेना, आप हिस्सा हैं या शिकार हैं? और शिकार बनने से बेहतर है इसका हिस्सा बनो, पार्टिसिपेट करो इसमें। और वो राजनीति जो तुम्हारी कमाई, तुम्हारे खर्चे, तुम्हारी जगहों के नाम, तुम कितना कमाओगे, कितना टैक्स लगेगा, तुम्हें सुविधाएं कैसी मिलेंगी, तुम्हारे बच्चों को कैसी शिक्षा मिलेगी, तुम्हें कैसी सड़कें मिलेंगी, वो राजनीति जो सब कुछ तय करती है, तुम वो राजनीति क्यों नहीं तय करना चाहते भाई? वो राजनीति जो तुम्हारा भविष्य तय कर रही है, तुम उससे बाहर बैठ कर रहना चाहते हो कि मैं बच जाऊंगा? बचोगे नहीं।
तो क्या करो, पार्टिसिपेट करना शुरू करो। पार्टिसिपेशन कैसे? क्योंकि मैंने कहा मैं सिर्फ समस्याओं पे बात नहीं करता, मैं पूरे भारत में और भारत के बाहर भी फेमस हूं। समस्याएं बताएगा, समाधान बताएगा, समाधान जरूर बताऊंगा। पार्टिसिपेट कैसे करें? सब चुनाव लड़ने चले? नहीं, सिर्फ चुनाव लड़ने नहीं पार्टिसिपेशन नहीं है। क्या करें? सबसे पहले तो कोशिश करो अपने बीच में से कोई बढ़िया व्यक्ति अगर अच्छा काम कर रहा हो उसका समर्थन करो। अच्छा, पैसे से समर्थन कर सकते हो, वैसे करो। समय दे सकते हो, समय दो। संसाधन दे सकते हो, संसाधन दो। अगर कहीं उसका साथ देने की जरूरत है, साथ दो। अगर साथ ना भी दे पाओ तो कम से कम अच्छा काम करने वालों का विरोध करना बंद करो। यही बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन है। सही को सही और गलत को गलत कहने की आदत डालो, बस यही बहुत बड़ा एहसान हो जाएगा देश के ऊपर। और हम कौन है जो देश पर एहसान कर दें? देश का ही एहसान है यार। हमारी पहचान, हमारा नाम, सब कुछ तो इस देश से ही है। अगर हम देश पे नहीं होते तो क्या, हमारी कोई पहचान नहीं। बाहर जाते हैं तो क्या बोलते हैं? हम इंडियन है, बस। और कोई पहचान नहीं रह जाती। यहां आकर के हम हो जाते हैं हम गुजराती, हम मराठी, हम ये, हम वो। बाहर तो एक ही पहचान है हमारी। तो देश के लिए अगर कुछ करना है तो वोकल हो जाओ, बोलना शुरू करो। और मैं ऐसी दवाई दे रहा हूं अब तुम्हें, नेताओं की नब्ज है ये, नेता इसी पर उछल जाता है। सवाल करने की आदत डाल लो। अब आएंगे चुनाव, आएंगे, हर बार आते हैं, हर 5 साल में। सरकारें बदलती हैं, बदलती रहनी चाहिए, कई बार 10 साल में, 15 साल में बदलती तो है ही। और जो ये सोचे कि जनता परमानेंट उसकी हो गई, सत्ता उसकी हो गई, तो भारत ने वो भी देखा है कि प्रधानमंत्री भी चुनाव हार जाते हैं। जहां ये कहा जाता था कि इनके नाम का कुत्ता भी खड़ा हो तो चुनाव जीत जाए, वहां खुद ही हार गए। तो जनता को मूर्ख समझना ये सबसे बड़ी मूर्खता है। सवाल करने लगो। जब भी चुनाव में नेता आए, किसी भी पार्टी का आए, सबसे पहला सवाल, भाई साहब आप वोट लेने आए हैं, बहुत अच्छी बात है, आप हमारे क्षेत्र के लिए क्या करेंगे? अगर वो पहले जीता हुआ है और वो कुछ भी बोलने लगे, उसको रोकना। पिछली बार क्या क्या किया ये तो बता दो। सांसद महोदय, विधायक महोदय, क्या क्या किया बता तो दो। भले वोट दे देना, लेकिन थोड़ा सा चूड़ी टाइट करके रखो नेताओं की। और इनकी चूड़ी टाइट कब होती है? जब सवाल करते। सवाल करो, अपने क्षेत्र की समस्याओं के बारे में पता होना चाहिए। किस काम के लिए किस नेता के पास जाना है, विधायक स्तर का क्या काम है, सांसद स्तर का क्या काम है, कौन से काम के लिए पार्षद के पास जाना है। ये थोड़ा सा पॉलिटिकली अवेयर होना शुरू करो। इतना ही बहुत है। कम से कम शिकार नहीं बनोगे राजनीति का। तुम्हें विधायक आकर बोलेगा ये काम मेरा नहीं है, ये तो सांसद का काम है, तो आप विधायक जी को पकड़ पाओगे? विधायक जी, विधायिका में ये काम विधायकों के हैं, आप मूर्ख ना बनाएं। एक बार बोल दिया ना, एक बार बस, दोबारा उस गली से भी नहीं निकलेगा वो विधायक। उसे समझ में आ जाएगा, पढ़े लिखे लोग रहते हैं भाई, मूर्ख नहीं बना सकता। खुद भी अवेयर हो जाओ और अपने बच्चों को भी अवेयर करो। राजनीति से भागो मत, इसमें भाग लो। दो होता है ना, भाग लो और भाग लो। तो भागो मत, भाग लो, पार्टिसिपेट करो, किसी भी स्तर पर करो। एक और चीज जो मुझे लगता है कि यहां, क्योंकि समाज का कार्यक्रम है, बतानी जरूरी है, क्योंकि ऐसी बातें बहुत दूर तक जा सकती हैं। देश एक बड़े परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। अभी मैं जब बैठा था, हम लोग कमरे में थे, वहां भी मैंने बताया, और जैसे मेरे इंट्रोडक्शन में बताया, कर्जा मुक्ति अभियान हम लोग चला रहे हैं। देश में एक बहुत बड़ा परिवर्तन, माहौल बन रहा है परिवर्तन का। जनता बहुत ज्यादा परेशान है, और कितनी ज्यादा परेशान है इसका आकलन अगर मैं थोड़ा अंदाजा दूं आपको तो आप हैरान रह जाएंगे। सरकार के ही आंकड़े हैं, पिछले 5 वर्ष में 50,000 से ज्यादा लोगों ने कर्जे के कारण आत्महत्या करी है। पिछले 1 साल में 2022 के अंदर अंदर ही लगभग 20,000 लोगों ने कर्जे के कारण आत्महत्या करी है। और कर्जा एक ऐसी समस्या है कि कहा भी ना जाए और सहा भी ना जाए। किसको बताएं? अभी रांची में मेरा कार्यक्रम था सुबह, एक व्यापारी है, 3.5 करोड़ रुपए का कर्जा था, आए नहीं मुझसे मिलने। फोन किया हमारी टीम को, टीम ने बात कराई, मैंने बात की, मैंने कहा क्या समस्या बताई? कहते सर सारी बातें सही है, कर्जा है,
बैंक में घर गिरवी है, कभी भी मेरा घर नीलाम हो सकता है, लेकिन मैं पब्लिकली आ नहीं सकता, बता नहीं सकता, क्योंकि मेरी समाज में इज्जत है। अगर लोगों को पता चल गया तो मेरी इज्जत समाप्त हो जाएगी। मैंने कहा जिस दिन बैंक घर नीलाम कर देगा उस दिन भी तो लोगों को पता चल ही जाएगा ना। तो इस समय ये मत सोचो कि तुम अकेले कर्जे में, हर दूसरा व्यक्ति, भाई थोड़ी देर चुप हो जाओ, इसको छोड़ दो, बस 2 मिनट में बात खत्म कर रहा हूं मैं। हर दूसरा व्यक्ति कर्जे की दलदल में फंसा हुआ है, हर दूसरा व्यक्ति। समस्या क्या है? हर एक को लग रहा है मैं परेशान हूं, दूसरे वाला खुश है, क्योंकि हर कोई दिखा रहा है मैं खुश हूं। खुश नहीं है साहब, बहुत दुखी है। तो पहली बात तो ये समझो कि कर्जा लेना कोई गुनाह नहीं है, और अगर आप कर्जा नहीं चुका पा रहे तो ये भी कोई अपराध नहीं। और आपके झुमरी तलैया के लोगों की कर्जा माफी के बारे में अवेयरनेस के लिए, उनको कोई नोटिस आया बैंक का, कोई लोन चल रहा है, किस्त नहीं भर पा रहे हैं, कैसे बैंक से बेनिफिट ले सकते हैं, आरबीआई की गाइडलाइंस क्या है, कैसे आप कर्जे की दलदल से बाहर निकल सकते हैं, कैसे लोगों को बचाया जा सकता है, उसके संदर्भ में कल 10 बजे झंडा चौक पर एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। वहां पर विस्तार से मैं इस पर बात करूंगा, क्योंकि वहां सभी लोग उसी माइंडसेट के आए थे। अगर आप में से कोई बिल्कुल भी थोड़ा सा भी लग रहा है कर्जे के कारण परेशान है, दिक्कत में है, या आपकी जान पहचान में कोई है, तो कुछ नहीं करना, वहां के कार्यक्रम अटेंड करो पहले, और अपने जो डाउट्स हो कर्जे से रिलेटेड वो पूछो। जैसे अभी मैंने अंदर बताया, वो बताया तो तुम्हारे काम आएगा। अनसिक्योर्ड लोन जो होता है, 2 लोन होते हैं, सिक्योर्ड एक अनसिक्योर्ड। अनसिक्योर्ड में क्रेडिट कार्ड का लोन है, पर्सनल लोन है, मुद्रा लोन है, बिजनेस लोन है जिसमें मॉर्गेज नहीं है, इस तरह के लोन एजुकेशन लोन है, या अनसिक्योर्ड लोन कहलाते हैं। अनसिक्योर्ड लोन अगर आप नहीं भर पाते हैं तो बैंक खुद ही उसको अनसिक्योर्ड मानता है, यानी बैंक को मालूम है कि इसमें से कुछ पैसा वापस नहीं आएगा। बैंक तुरंत सेटलमेंट करना चाहता है, लेकिन बैंक अपने मुंह से नहीं बोलता, वो चाहता है तुम बोल दो सेटलमेंट करना चाहता हूं। और जैसे ही तुमने बोला सेटलमेंट करना है, बैंक ये मानेगा तुम विलफुल डिफॉल्टर हो, तुम्हारे पास पैसा था लेकिन तुम देना नहीं चाहते थे, अब बैंक सेटलमेंट नहीं करेगा। तो क्या करना है? अनसिक्योर्ड लोन में बैंक का ऑफर आने दो सेटलमेंट का, बैंक 10, 15, 20% पर सेटल करता है। भाई मैं बता रहा था 85, 8.5 लाख का क्रेडिट कार्ड का आउटस्टैंडिंग था, 8.5 लाख का 85,000 में सेटल हुआ था, मात्र 85,000। क्यों हुआ? क्योंकि उसको तरीके पता थे, अड़ गया था। क्योंकि बैंक टटोलता है तुम्हें, अच्छा भाई साहब सेटलमेंट कर लो ना यार, 20% छोड़ दूंगा, 30% छोड़ दूंगा। बंदे को लगता है ठीक है मैंने 1 लाख यूज किया, 80,000 भरना है, कर लेते हैं सेटलमेंट। जैसे ही आप दिखाते हो सेटलमेंट करने हो तैयार हो, यानी बैंक को लगता है आप बिल्कुल डिफॉल्टर हो, पैसा था देना नहीं चाहते थे। तो सिक्योर लोन में और अनसिक्योर्ड लोन में अंतर है, उसको जानना है। अगर सिक्योर लोन है जिसमें प्रॉपर्टी मॉर्गेज है, ऑफिस मॉर्गेज है, खेत मॉर्गेज है, उसके लिए रूल अलग है। उसको अगर एनपीए हो गया तो 13(2), 13(4) के नोटिस आएंगे और फिर आपकी प्रॉपर्टी को जब्त किया जा सकता है, नीलाम किया जा सकता है। उसको कैसे रोकना वो भी बता दूं। और व्यापार के लिए लोन लिया है, किसी और तरह का लोन है, एजुकेशन लोन है, हाउसिंग लोन है, गाड़ी का लोन है, किसान क्रेडिट कार्ड का लोन है, पर्सनल लोन है, किसी साहूकार से लिया, किसी प्राइवेट बंदे से ले लिया ब्याज पर पैसा और नहीं चुका पा रहे, वो परेशान कर रहा है, बताऊंगा कैसे समाधान हो सकता है। और मुझे यहाँ का नहीं पता क्या हो रहा है, मध्य प्रदेश में तो ब्याज पर पैसा देते हैं साहूकार, और साहूकार लोग फिर बहुत मिसबिहेव करते हैं, बहुत बदतमीजी करते हैं, जबकि तुम्हें अपने अधिकार नहीं पता। 2% से ऊपर का ब्याज कोई ले नहीं सकता, आरबीआई की गाइडलाइन से। अगर लेता है तो वो गलत माना जाएगा। बिना लैंडिंग लाइसेंस के वो पैसा दे नहीं सकता ब्याज पर, लाइसेंस होना जरूरी है। ज्यादातर प्राइवेट फाइनेंसर के पास लाइसेंस नहीं है, लेकिन क्योंकि पुलिस के साथ साठगांठ रहती है तो काम कर पा रहे हैं। तो कैसे बच सकते हो, ये दलदल में कैसे फंसते हैं, उसके लिए मैंने एक ट्रेनिंग भी डेवलप की हुई है। आप यूट्यूब पर सर्च करना कर्जे से बाहर निकलने के 20 तरीके, मेरी ट्रेनिंग मिल जाएगी। 1.5 घंटे का ट्रेनिंग है, फ्री है पूरा। और ये पूरा कर्जा मुक्ति अभियान भी फ्री है, इसमें फॉर्म भरना है, वो भी निःशुल्क है। जो लोग कर्जे की दलदल में फंसे उनके फॉर्म भरवाए जाते हैं, फॉर्म भरवाकर उनका डाटा वित्त मंत्रालय को, पीएमओ को भेजा जाता है। 4,75,000 लोगों का डाटा इकट्ठा करके सरकार को भेजा जा चुका है। और अभी 8 अगस्त 2023 को दिल्ली के रामला मैदान में 10 लाख लोग इकट्ठा हो रहे हैं।
जो ये मानते हैं कि नोटबंदी, जीएसटी और लॉकडाउन के कारण उनका व्यापार बंद हुआ, उनकी नौकरियां छूट गई। और ऑब्वियस सी बात है, जिसका व्यापार बंद हो गया, जिसकी नौकरी छूट गई, सरकार की गलत नीतियों के कारण। भाई लॉकडाउन आपने तो नहीं लगाया, नोटबंदी आप और हम नहीं लेकर आए, जीएसटी आपने नहीं लगाया। अगर नोटबंदी, जीएसटी, लॉकडाउन के कारण कोई व्यक्ति कर्जे की दलदल में फंसा तो इसमें उसकी गलती नहीं है और इसकी सजा उसे नहीं मिलनी चाहिए, इसकी सरकार की गलती है, तो सरकार को कंपनसेट करना पड़ेगा। तो अभी कोशिश कर रहे हैं एक बड़ा आंदोलन देश में खड़ा करने की, देश एक बदलाव के मूड में भी है और लोग इन राजनेताओं से, राजनीतिक पार्टियों से उब चुके हैं। साहब लोगों को पता, आते हैं, अपनी बात रखते हैं, चले जाते हैं, समस्या पे कोई बात नहीं करता। इसलिए मैंने तय किया कि या तो सरकार कर्जा माफ करेगी जनता का, जब बड़े बड़े उद्योगपतियों को राहत दी जा सकती है, उनका लाखों करोड़ रुपए का लोन अंडर राइट ऑफ किया जा सकता है, तो आम जनता का क्यों नहीं किया जा सकता और क्यों नहीं होना चाहिए। या तो सरकार जनता का कर्जा माफ करे, वरना हम ऐसी सरकार लेकर के आएंगे जो जनता के हित की सरकार हो। और इसलिए आम जनता में से ऐसे लोग ढूंढेंगे कि जो जनता के प्रतिनिधि बने, जो पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, इंटेलिजेंट हैं, जो देश के लिए, अपने क्षेत्र के लिए कुछ करना चाहते हैं, उन्हें राजनीति में अवसर दिया जाए। ये दो काम मैं देश में कर रहा हूं, नई लीडरशिप को तैयार करने का काम और सरकार पर दबाव बनाने का काम, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, कि जनता की समस्याओं के समाधान परमानेंट करने पड़ेंगे। ये नहीं चलेगा कि एक सरकार आएगी, 10 साल 15 साल कर लेगी, फिर उसकी कमियों को दिखाकर दूसरी सरकार आ जाएगी और फिर वो 10-15 साल कर लेगी, और होगा ये कि 75 साल में 80% आबादी राशन के लिए भी नेताओं पर निर्भर हो जाएगी। ये अच्छी बात नहीं, और स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। जितनी आप देख पा रहे हैं उससे ज्यादा खराब है। मैं देश के लगभग हर राज्य होकर आया, महाराष्ट्र भी होकर आया, गुजरात होकर के आया, मैं हरियाणा गया, पंजाब गया, उत्तर प्रदेश गया, बिहार गया, आपके झारखंड में आया हूं, मैं वेस्ट बंगाल होकर गया। देश का कोई राज्य नहीं छोड़ा मैंने। जहां जाकर लोगों को अवेयर कर रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं लोगों को जागरूक बनाया जाए, कम से कम शिकार बनने से बचाया जाए। आपके यहाँ विशाल भाई ने ये मौका दिया, अपना पैसा भी खर्च कर रहा है, मुझे बुलाने के लिए 3 लाख रुपया खर्चा होता है, लेकिन उसने कहा सब मैं खर्च करूंगा अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए। उसने किया, तो मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां विशाल के लिए हो जाए कि उसने अपना पैसा, अपना समय लगा करके ये काम कर रहा है। बड़ी बात है, समाज के लिए आजकल कोई नहीं सोचता। और मैंने कहा था यार थक जाएंगे हम लोग, नहीं सर हमारे समाज का कार्यक्रम है, उसमें तो आपको जाना ही जाना है, चाहे 10 मिनट के लिए जाना। तो मैंने उसकी बात भी रखी और मैं भी इंसान हूं, तो थोड़ा आराम कर लेंगे, कल सुबह फिर कार्यक्रम है, लोगों से मिलना है, पर्सनली भी कई लोगों से बातचीत करनी है। आप में से कोई भी अगर कोई डाउट है, कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहे, वैसे मैं जितना बता सकता था बताया, क्योंकि अभी बहुत सारी बातें हैं जो रह गई हैं, राजनीति से संबंधित, बिजनेस से संबंधित बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिन पर मुझे बात करनी थी, मुझे लगता है बात करनी चाहिए, लेकिन समय की मर्यादा है। और जैसा मैंने कहा कल का कार्यक्रम भी है, वहां आएंगे तो वहां व्यापार के बारे में और बातचीत करेंगे। बाकी यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं शाहनवाज चौधरी भारती के नाम से। और जैसे मैंने बताया मिलियंस में लोग मुझे फॉलो करते हैं, और बस ये आप लोगों का प्यार है, दुआ है, जो मैं ये काम कर पा रहा हूँ। 4 लाइनें जो अपने देश के बारे में बोलता हूँ अक्सर, मुझे बहुत पसंद है, वो बोल के अपनी बात खत्म करूंगा। फिर 2-4 सवाल अगर कोई राजनीति से संबंधित कुछ पूछना चाहे तो मैं कोशिश करूंगा जितना भी अपनी तरफ से बता पाऊँ। और जैसे मैंने कहा, मैं राजनीति का विद्यार्थी ही हूँ और जीवन भर एक विद्यार्थी ही बना रहना चाहता हूँ, क्योंकि राजनीति में महारथी नहीं होते हैं, विद्यार्थी ही होते हैं। और आपसे भी चाहूंगा कि आप एक अच्छे विद्यार्थी बने रहें जीवन में। 4 लाइनें जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, बैसाखियों पर चलकर भी महान क्यों है, बैसाखियों पर चलकर भी महान क्यों है, और जो हमको बांटता है वो हुक्मरान क्यों है। हुक्मरान मतलब नेता, सत्ताधीश, वो लोग जो हमें धर्म जाति के नाम पर बांटते हैं। बैसाखियों पर चलकर भी महान क्यों है, और जो हमको बांटता है वो हुक्मरान क्यों है। अमेरिका, चीन, पाकिस्तान सब इसी सोच में पड़े हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान क्यों है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान क्यों। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।